वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग फिर से एक बार कनेक्ट हो चुके हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। आज का सेशन आप लोग जानते हैं डे 14 है, जहां पर हम लोग अभी तक डे 1 से लेकर डे 13 तक बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो आईबीपीएस के बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं कि पेपर का लेवल बहुत आसान नहीं होगा, तो क्वेश्चंस का लेवल भी आपको यहां पर मॉडरेट मिलने वाला है। जैसे कि एग्जाम में मॉडरेट मिलते हैं, कम समय के अंदर अराउंड 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 40 क्वेश्चंस एग्जाम में करने हैं। अगर बात करें तो कैंडिडेट्स 7 से 8 मिनट के अंदर ही 40 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो आपको भी अपनी स्पीड को ऐसे बनाना होगा विद एक्यूरेसी कि आप 7 से 8 या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस को पढ़ें और करें। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा होगा, तो कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो लेंथ होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है। यानी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, काफी बड़ा कर दिया जाता है, स्ट्रेच कर दिया जाता है। तो इसका मतलब कि आपके टाइम को पूरी तरीके से कंज्यूम करने की कोशिश की जाएगी। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस जब तक आपका नहीं होगा, तब तक कंप्यूटर में 35 प्लस क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। और हमारा टारगेट है 40 में से 35 प्लस क्वेश्चंस को सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, जिनको लगता है कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में 35 प्लस क्वेश्चंस गेन कर सकते हैं, जिनको लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और एक बढ़िया कोर्स से कनेक्ट हो जाएं और उस कोर्स में टॉपिक वाइज एक बार पढ़ लें, अच्छे से रिवीजन कर ले पीडीएफ की मदद से, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगा ले, ताकि एग्जाम में जाने से पहले पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, अब कहीं से भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछोगे तो हम कर लेंगे। आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और फिर उसके बाद आप बेस्ट आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, कंप्यूटर अवेयरनेस, आरबीआई असिस्टेंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस के इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इस कोर्स से कनेक्ट करिएगा। कोर्स में आपको यहां पर वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलने वाला है। और कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको लगे तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कंसल्ट कर लेगी और इवन मैं भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के बेस्ट सेशन में। सेशन के बाद मुझे यह जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जहां पर आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किया। क्वेश्चन क्या था? मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? मैक एड्रेस को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? बाइनरी फॉर्मेट, ऑक्टल फॉर्मेट, डेसिमल फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट या ऑल ऑफ दीज? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, जो कि 12 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का गाइस? 12 डिजिट का होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। और अगर हम पूछें कितने बिट का होता है, तो आंसर है 48 बिट का। 48 बिट का 12 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है मैक एड्रेस एनआईसी कार्ड के ऊपर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। पढ़िए, हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और ऑप्शंस भी यहां पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है डैश कुकीज ऑल्सो नोन एज लोकल शेयर्ड ऑब्जेक्ट इज अ टेक्स्ट फाइल दैट इज सेंट बाय अ वेब सर्वर टू अ क्लाइंट।
डैश कुकी, जिसे स्थानीय साझा ऑब्जेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक टेक्स्ट फाइल है जो वेब सर्वर द्वारा क्लाइंट को भेजी जाती है। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में कुकीज से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं कि कुकीज सेंड कौन करता है, सर्वर लिखा भी हुआ है, टू अ क्लाइंट। और चलती कहां पर है कुकी, सेव कहां पर होती है, क्लाइंट यानी ब्राउजर पे। लेकिन उस कुकी को क्या बोलते हैं जो कि लोकल शेयर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है? एंड द आंसर इज फ्लैश कुकीज, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट वन। फ्लैश प्लेयर होता है। फ्लैश एडोब का एक प्रोडक्ट भी है। तो एडोब फ्लैश प्लेयर में जो कुकीज यूज की जाती हैं, उन कुकीज को फ्लैश कुकीज के नाम से जानते हैं, जिसे लोकल शेयर्ड ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज लोकल शेयर्ड ऑब्जेक्ट। तो अगर कुकीज के साथ में कभी भी लोकल शेयर्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो आंसर बन जाएगा फ्लैश कुकीज। नेक्स्ट, these type of hackers intend to hack government website and data used for personal political और social gain। इस प्रकार के हैकर्स का इरादा निजी, राजनीतिक या सामाजिक लाभ के लिए सरकारी वेबसाइटों और डेटा को हैक करने का है। कह रहा है बताइए ऐसे कौन से हैकर हैं जो सीधे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को ही हैक कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट को ही हैक कर लेते हैं पॉलिटिकल रीजन से, कुछ सोशल गेन लेने के लिए। ऐसे हैकर्स को क्या बोलते हैं? ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, हैक्टिविस्ट या ग्रीन हैट हैकर्स? करेक्ट आंसर, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। द करेक्ट आंसर इज हैक्टिविस्ट। वो हैकर्स जो गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करते हैं उन्हें बोलते हैं हैक्टिविस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि हैक्टिविस्ट कौन है, किसे हैक्टिविस्ट बोला जाता है? तो आंसर है दोज पर्संस जो वेबसाइट हैक करते हैं गवर्नमेंट की पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। दे आर कॉल्ड हैक्टिविस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, which Microsoft operating system launched just before Windows 7? Windows 7 से ठीक पहले कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ? और माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। आईबीपीएस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है गाइस। बताइए, नाम सुना होगा आपने विंडोज 7 के बाद 8 आया, 8.1 आया, है ना। अब इस समय चल रहा है लेटेस्ट विंडोज 11। लेकिन विंडोज 7 से पहले कौन सा आया ये आपको बताना है। विंडोज एक्सपी, विंडोज एमई, विंडोज विस्टा, विंडोज 2000 या विंडोज 98? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज विंडोज विस्टा। विंडोज 7 से पहले आया था विंडोज विस्टा। अगर यहां पर वर्जन्स की बात करें तो विंडोज विस्टा 2007 में आया, विंडोज 7 2009 में आया, 2009। विंडोज 8 लॉन्च हुआ 2012 में, विंडोज 8.1 आया 2013 में, विंडोज 10 2015 एंड विंडोज 11 2021 2021 में लॉन्च हुआ। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद करना है, इंक्लूडिंग द रिलीज्ड ईयर। जिस ईयर में ये आए वो ईयर भी आपको याद होना चाहिए और ये सीक्वेंस भी। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड डैश रैम कंज्यूम्स लेस पावर। डैश प्रकार की रैम अधिक बिजली की खपत करती है और डैश रैम कम बिजली की खपत करती है। बताइए, ऑप्शंस हैं स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम, ईईपी रैम, एस रैम, पी रैम, डी रैम, एसडी रैम या डी रैम। अब देखिए, हम जानते हैं कि रैम हमारी दो ही तरीके की होती है, ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो इसका मतलब आंसर या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो होते ही नहीं। तो यानी ये तो गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं साथ में, तो इनको तो इग्नोर कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा होगा ये आपको बताना है।
अब आपको शायद ये बात पता होगी कि ऐसी कौन सी रैम है जो कंज्यूम करती है ज्यादा पावर। जो लैपटॉप में लगी होती है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, और वो रैम जो हमारे स्टैटिक रैम यानी जो कैशे मेमोरी से डेवलप की जाती है वो लेस पावर कंज्यूम करती है। तो आंसर क्या है? डायनेमिक रैम इज अ टाइप ऑफ रैम दैट कंज्यूम्स मोर पावर एंड स्टैटिक रैम इज अ टाइप ऑफ अ रैम दैट कंज्यूम्स लेस पावर। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइज? डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, दोनों में क्या डिफरेंस है आप जानते हैं। डायनेमिक रैम हमारे गैजेट्स में लगी होती है, जैसे लैपटॉप में, जैसे यू कैन से मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में, टैबलेट में, इन सब में डायनेमिक रैम है। जबकि स्टैटिक रैम की मदद से कैश मेमोरी को बनाया जाता है। स्टैटिक रैम इज यूज्ड टू क्रिएट अ कैश मेमोरी। दोनों में से कौन सी फास्टेस्ट है? तो स्टैटिक रैम ज्यादा फास्ट है डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल 365? एमएस एक्सेल 365 में इनमें से कौन सा विकल्प एक पूर्ण सेल संदर्भ है, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? अगर अभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत बार मैंने आपको यह बताया है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। जहां पर रो और कॉलम से पहले डॉलर का साइन यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यानी आंसर बनेगा $A$1, दैट इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्लियर है? तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following is not a type of page margin in MS Word 365? Again popular question। निम्नलिखित में से कौन सा MS Word 365 में पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन कहां कहां होती है? टॉप में हो सकती है, राइट हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है ना, लेकिन सेंटर पे नहीं हो सकती, बीच में नहीं हो सकती। तो आंसर है कौन सा टाइप नहीं है? तो सेंटर इज नॉट अ टाइप ऑफ अ पेज मार्जिन, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेंटर। लेफ्ट सही है, राइट सही है, टॉप और बॉटम भी सही है। नेक्स्ट, डैश सॉफ्टवेयर इज ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल एज अपोज टू पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। बताइए, ये क्वेश्चन अक्सर कैंडिडेट गलत करते हैं। देखते हैं आपने सही जवाब दिया या नहीं। सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर के विपरीत डैश सॉफ्टवेयर का स्वामित्व किसी संगठन या व्यक्ति के पास होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? जो कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल ओन करता है, उसके सारे राइट्स उस कंपनी के पास होते हैं या उस पर्सन के पास, वो फ्री मूव नहीं कर सकता, वो पब्लिक के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। जिसका कोई मालिक होता है, कोई ओनर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को किसी और नाम से भी जाना जाता है? यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का जस्ट उल्टा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जहां पर एडिटिंग पॉसिबल है, जहां बदलाव किया जा सकता है। वहीं इसका ठीक उल्टा प्रोप्राइटरी है, जो फ्री में अवेलेबल नहीं है, जिसका कोई मालिक होता है और जिसको कोई ओन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ओपन सोर्स के आप जानते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे PHP, क्रोमियम, मोजिला फायरफॉक्स, MySQL या फिर लिब्रा ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर्स आपके ओपन सोर्स हैं। जबकि क्लोज्ड सोर्स यानी प्रोप्राइटरी के केस में विनरेयर, विंडोज, मैक, स्काइप, MS ऑफिस, iTunes, मैक जैसे सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम काउंट किए जाएंगे
जो फ्री नहीं है, जो पेड है। वेरी गुड। पोर्ट नंबर ऑफ एसएमटीपी एंड पीओपी 3 प्रोटोकॉल इज रिस्पेक्टिवली। पोर्ट नंबर एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बताइए, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल मेल भेजने के लिए किया जाता है। पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जिसका इस्तेमाल मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए, और आप जानते भी होंगे कि एसएमटीपी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल लोग कौन होते हैं? जिनकी उम्र 25 साल की होती है, वो बहुत सिंपल होते हैं। यानी एसएमटीपी का पोर्ट नंबर हो गया 25। पीओपी 3, पीपी की जगह पर 11 लिख दीजिए, ओ की जगह पर 0 लिख दीजिए, तो बन जाएगा 110। यानी पीओपी 3 का जो पोर्ट नंबर है दैट इज 110। तो करेक्ट आंसर इज 25 एंड 110। कैसे याद कराया मैंने? सिंपल मतलब जो लोग बहुत सिंपल होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है? 25 साल, है ना। और पीओपी 3 में पीपी के जगह पर 1 लिख दीजिए, ओ का मतलब 0 है, यानी 110। इस तरीके से आप याद करिए तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज द एक्सीडेंटल क्रिप्टो मूवमेंट दैट मेक्स पीपल स्माइल। इट इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी। कह रहा है डैश आकस्मिक क्रिप्टो आंदोलन है जो लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर करता है। यह भी एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है। कह रहा है बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बिटकॉइन, लाइट कॉइन, इथेरियम, टीथर, है ना। ये सब आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन ऐसी कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो ओपन सोर्स है, जो मुस्कुराती है, जो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है? ऐसी क्रिप्टो करेंसी है डॉज कॉइन, दैट इज डॉज कॉइन। काफी फेमस रही है, एलोन मस्क ने काफी इंटरेस्ट भी लिया है इस क्रिप्टो करेंसी में। इस क्रिप्टो करेंसी की खास बात क्या है कि जो इसका लोगो है वो एक डॉग के नाम पे है, और इस डॉग की जो ब्रीड है दैट इज शिबा इनू। याद रखिएगा कि डॉज कॉइन का जो ये लोगो है, इसमें जो आपको डॉग बना दिख रहा है, इसकी जो ब्रीड है दैट इज शिबा इनू। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। तो थोड़ी सी मुस्कुराहट इस डॉग को देखकर आपके चेहरे पर भी जरूर आई होगी, है ना। और ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी रहे सिलेक्शन लेने तक, है ना, और सिलेक्शन लेने के बाद भी। तो सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी, इसीलिए कंप्यूटर की टेंशन आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर आप इन सेशंस को अच्छे से देखेंगे तो। वेरी गुड। A device that is connected to a computer but it is not part of the core computer architecture is known as। एक उपकरण जो कंप्यूटर से जुड़ा है लेकिन यह कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ऑनबोर्ड डिवाइस या डंब डिवाइस? कह रहा है कंप्यूटर के साथ में जो कनेक्टेड रहते हैं उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? कनेक्टेड रहते हैं मतलब जैसे माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, प्रिंटर, जो कंप्यूटर के अंदर तो नहीं होते लेकिन कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर के साथ, तो दीज आर कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट जवाब। वेरी गुड। क्लियर है? तो these are called peripheral devices which are externally connected to a computer, जो कंप्यूटर से बाहरी तौर से जुड़े होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। इन MS Office 365 strike through, superscript, subscript, small caps are called। MS Office 365 में स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स का को क्या कहा जाता है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, फॉन्ट फेस, फॉन्ट प्रीव्यू या फॉन्ट इफेक्ट? आप जानते हैं स्ट्राइक थ्रू हो या सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हो या स्मॉल कैप्स, इनको फॉन्ट
इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फॉन्ट इफेक्ट। जब आप कंट्रोल डी करते हैं एमएस वर्ड में तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके। तो ये आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे फॉन्ट इफेक्ट कौन कौन से हैं। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये सब आपके फॉन्ट के इफेक्ट हैं। फॉन्ट के नाम दिए गए हैं जिनको फॉन्ट फेस बोलते हैं या फॉन्ट नेम बोलते हैं। फॉन्ट स्टाइल आपके दिए गए हैं जैसे रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, और फॉन्ट के साइजेस आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट, in dotted decimal notation an IP version 4 address is represented by using exactly dash dot symbols and dash octet। कह रहा है IPv4 में बताइए जब हम एड्रेस को लिखते हैं तो कितने डॉट होते हैं और कितने ऑक्टेट होते हैं। हम जानते हैं जब भी हम IPv4 एड्रेस को मेंशन करते हैं तो उसमें डॉट्स की संख्या 3 होती है, जबकि ऑक्टेट वहां पर 4 होती है। तो करेक्ट आंसर होगा 3 and 4, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप देख सकते हैं एक आईपी एड्रेस है 192.168.100.1। इस IPv4 एड्रेस की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्टेट कितने हैं? 192 पहला ऑक्टेट, 168 दूसरा ऑक्टेट, 100 तीसरा ऑक्टेट और 1 हमारा चौथा ऑक्टेट। तो ऑक्टेट हो गए 4। डॉट कितने लगे हैं? डॉट को यहां पर पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो 1, 2 और 3, 3 डॉट से इनको सेपरेट किया गया है। हर एक ऑक्टेट 8 बिट की होती है। अगर हर एक ऑक्टेट 8 बिट की होगी, टोटल ऑक्टेट 4 हैं, तो कितने बिट का आईपी एड्रेस होगा? वेरी गुड, 32 बिट का होगा आईपी एड्रेस। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। कह रहा है बर्लिन जर्मनी में स्थित एक सर्च इंजन है, उसका नाम बताइए। यानी वो सर्च इंजन जो जर्मनी में डेवलप किया गया है, दैट सर्च इंजन इज कॉल्ड इकोशिया, बिंग, डगडगो, वॉल्फ्रॉम अल्फा या येंडेक्स। बताइए, जर्मनी में डेवलप किया गया सर्च इंजन है इकोशिया। इकोशिया कहां का है? जर्मनी का है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कई बार कि इकोशिया सर्च इंजन एक बहुत फेमस सर्च इंजन है, ये किस कंट्री का है? तो आंसर होगा बर्लिन, जर्मनी। नेक्स्ट, कंसीडर अ फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A3 plus B4 in cell A5. If cell A5 is copied and pasted into E9, then what will be the formula in cell E9? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2023 में जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हो सकता है IBPS भी इस तरीके के क्वेश्चन को उठा ले जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं या गलत करते हैं। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है सेल A5 में एक सूत्र लिखा गया है, एक फॉर्मूला है इक्वल्स टू A3 plus B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाएगा तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर आपने MS एक्सेल का प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया है तो आप तुरंत बता देंगे इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर आपने MS एक्सेल का बहुत डिटेल में नहीं यूज किया है तो रीजनिंग का इस्तेमाल करिए, है ना, क्योंकि आपने रीजनिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ी है और बहुत हाई लेवल की पढ़ी है और आप रीजनिंग में अपने आप को एक्सपर्ट भी मानते हैं, है ना। तो चलिए एक बार रीजनिंग का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल A5। अगर कह रहा है कि सेल A5 में जो फॉर्मूला है वो A3 plus B4 है और पूछ रहा है कि बताइए कि सेल E9 में जो फॉर्मूला होगा वो कॉपी करके क्या हो जाएगा, तो आपकी रीजनिंग क्या कहती है? अगर सेल A5 में A3 plus B4 है तो अपनी रीजनिंग लगा के बताइए कि सेल E9 में जो होगा वो फॉर्मूला क्या होगा।
वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। आपने देखा सर A3, B4 और A5 है, यानी एक तरीके से 3 4 5 हमें मिल रहा है। यस, 3 4 5 हमें मिल रहा है। तो यहां पर जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा गाइस? एज पर दी रीजनिंग इज कंसर्न। वेरी गुड, यानी 7 और 8 मिलेगा। अब आप देखिए, एक चीज तो श्योर है, 3 4 5 मिल रहा है। अगर जब हम इसको कॉपी करेंगे तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? 7 8 9, 3 4 5 7 8 9। अब जरा ढूंढ लो, क्या कोई 7 और 8 वाला ऑप्शन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है, दैट इज E7 और F8, है ना? यही तो हमें यहां पर दिख रहा है गाइस। कौन सा है? दैट इज दी ऑप्शन नंबर 7 और 8 की बात करें तो E7 और F8। यहां माफ करिएगा, यहां E7 E8 लिखा गया है, जबकि करेक्ट आंसर क्या है? E7 और F8। यानी आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपको एक बात समझ में आ गई कि नीचे 7 होगा, 8 होगा, ऊपर 9 होगा, क्योंकि यहां 3 है, 4 है और 5 है। तो करेक्ट आंसर मिल चुका है E7 और F8, क्योंकि E के बाद F आ रहा है और नीचे भी देखिए तो A के बाद B आ रहा है। तो यहां पर आप ठीक कर लीजिएगा, E7 होगा प्लस F8 होगा, है ना? दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो कई बार आपकी रीजनिंग इस्तेमाल में आ जाती है, और रीजनिंग वैसे भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है जो आपके लॉजिकल और सोचने की कैपेसिटी को बिल्ड करता है ना? और आपकी बिल्ड हो भी चुकी है। वेरी गुड, नेक्स्ट। Which of the following allows the user to send files along with the email? निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है? बताइएगा। ईमेल के साथ फाइल्स को भेजना है। फाइल्स मतलब हो सकता है कोई इमेज है, कोई MS वर्ड की फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, कोई पावर पॉइंट की फाइल है, आपको मेल के साथ भेजनी है। तो हम किसका यूज करेंगे? मैसेंजर, स्पैम, स्नूज, अटैचमेंट, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज अटैचमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अटैचमेंट। नेक्स्ट। Dash shortcut key is used in MS Excel 365 to select a column. MS Excel 365 में किसी कॉलम को चुनने के लिए, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कॉलम के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर यहां पर कॉलम की जगह पर रो लिखा होता कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से रो को सिलेक्ट करते हैं, तो आंसर हो जाता शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो याद क्या रखना है कि रो के केस में शिफ्ट होगा, कॉलम के केस में कंट्रोल होगा, और स्पेस बार तो होगा ही होगा। नेक्स्ट। Which one of the following rebooting is commonly occurred when the system of a computer is crash? निम्नलिखित में से कौन सी रीबूटिंग आमतौर पर तब होती है जब कंप्यूटर का सिस्टम क्रैश हो जाता है? तो इस समय पर जो रीबूटिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड रैंडम रीबूटिंग। हम लोग जानते हैं कि जो बूटिंग होती है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है। एक तो कोल्ड बूटिंग, दूसरी वार्म बूटिंग, और तीसरी होती है रैंडम रीबूटिंग। कोल्ड बूटिंग कौन सी है? कोल्ड बूटिंग उसे कहते हैं जब हम सिस्टम को शट डाउन करके स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उस समय कई बार सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट भी होता है, दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। रैंडम रीबूटिंग उसे कहते हैं जब कंप्यूटर खराब हो जाता है और बिना आपकी सुने बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है, बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है ना? डीजे नाइट्स की तरीके से अपने आप बंद खुल होता है। तो दैट टाइप ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड रैंडम रीबूटिंग। वेरी गुड। POP3 protocol is used to dash from remote server. POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट सर्वर से डैश के लिए किया जाता है। बताइए POP3 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप जानते हैं दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3।
SMTP का यूज करते हैं मेल को सेंड करने के लिए, जबकि POP3 का यूज करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए। रिसीव कहें या रिट्रीव कहें, बात तो एक ही है। सो द करेक्ट आंसर इज टू रिट्रीव एन ईमेल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, इन एक्सेल 2021, MS एक्सेल 2021 में a typical worksheet has dash column width। MS एक्सेल 2021 में एक विशिष्ट वर्कशीट में डैश कॉलम की चौड़ाई होती है। तो ये जो कॉलम है इसकी चौड़ाई कितनी होगी गाइस? वेरी गुड, एंड द आंसर इज 255 कैरेक्टर्स। यानी टोटल हम एक पार्टिकुलर सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं? 255 कैरेक्टर, है ना, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि MS एक्सेल की वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक सेल के अंदर कितने लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, या कॉलम की विड्थ कितनी होती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा दोनों केसेस में? 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम अनडू लेवल्स कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट? हम एक वर्कशीट में कितनी बार अनडू का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैक्सिमम टाइम्स 25, 50, 75, 100 या नन ऑफ दीज? बताइए। 2018 में पूछा गया और 2020 में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, सेम टू सेम। हम जानते हैं कि 100 टाइम्स अनडू का इस्तेमाल किया जा सकता है वर्कशीट में। हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इन डैश डेटाग्राम इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट SSD नेम्ड एज। डैश में डेटाराम ने दुनिया का पहला SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव पेश किया, जिसका नाम है, हम लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क का जो एडवांस्ड फॉर्म है वो है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम लोग फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। आजकल हम लोग जब लैपटॉप्स लेने जाते हैं मार्केट में तो हमें SSD वाले लैपटॉप्स मिलते हैं। कई बार हार्ड डिस्क भी होती है, SSD भी होती है, दोनों ही होते हैं, जिससे हमारे उस गैजेट की स्पीड बहुत इंक्रीज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी काफी बढ़ गई है ना, बिकॉज ऑफ द SSD। तो SSD को बनाया गया कब? 1976 में, नेम्ड एज बल्क कोर। और इस SSD का नाम क्या था गाइस? बल्क कोर था। तो इन 1976 डेटाराम इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट SSD। 1976 में डेटा रैम के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई पहली वर्ल्ड की SSD, जिसका नाम रहा बल्क कोर, दैट इज नेम्ड एज बल्क कोर। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रो इन MS एक्सेल 365? MS एक्सेल 365 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? बताइए। 255 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 409 पॉइंट्स, 128 पॉइंट या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज 409 पॉइंट। यानी एक्सेल की अगर हम बात करें तो हाइट कितनी होती है एक पार्टिकुलर सेल की, यू कैन सी, देन द आंसर इज 409 पॉइंट, है ना। तो रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी 409। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट इन MS एक्सेल 2021? MS एक्सेल 2021 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट का क्या उपयोग है? टू इंसर्ट एन इमेज, टू ओपन अ न्यू शीट, टू सेव द एग्जिस्टिंग शीट, टू इंसर्ट अ फंक्शन या नन ऑफ दीज? तो ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि शिफ्ट F3 की मदद से आप फंक्शन को इंसर्ट करते हैं एक्सेल में। वेरी फेमस क्वेश्चन, शिफ्ट प्लस F3 टू इंसर्ट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि MS एक्सेल में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होगा? तो आंसर है शिफ्ट प्लस F3 का। तो दोनों तरफ से याद रखिए, शिफ्ट प्लस F3 टू इंसर्ट अ फंक्शन, टू इंसर्ट अ फंक्शन, शिफ्ट प्लस F3। वेरी गुड।
विच OSI लेयर दैट अरेंजेस सिग्नल इनटू लॉजिकल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड फ्रेम्स। कौन सी OSI परत है जो संकेतों को सूचनाओं की तार्किक इकाइयों में व्यवस्थित करती है, जिन्हें फ्रेम कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या मिला, OSI और फ्रेम। हम जानते हैं कि OSI मॉडल में फ्रेम्स को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी किसमें है, किस लेयर में फ्रेम्स का यूज होता है। वेरी गुड, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स का यूज होता है, क्योंकि फिजिकल लेयर में बिट का, तो डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस काम करता है, विच एड्रेस इज यूज्ड इन द डेटा लिंक लेयर। वेरी गुड, एंड द आंसर इज मैक एड्रेस। डेटा लिंक लेयर में कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, फटाफट से बताइए। Which devices are used in the data link layer? Very good, and the answer is switch and bridge। या तो स्विच का इस्तेमाल होगा या ब्रिज का यूज होगा। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 what is the range of font size supported now? MS Excel 365 में अब समर्थित फॉन्ट आकार की सीमा क्या है। हम जानते हैं एक्सेल के लेटेस्ट वाले वर्जन में जो फॉन्ट साइज मिनिमम है वो 1 है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज है 409, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 409 फॉन्ट साइज एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाय डिफॉल्ट शीट्स आर देयर इन MS Excel 2021? MS Excel 2021 में बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट होती हैं? तो अगर हम बात करें एक्सेल 2016 की, 2019 की, 2021 की या 365 की, इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा गाइज, 1 बाय डिफॉल्ट शीट, यानी लेटेस्ट वर्जन में 1 होगा और ओल्डेस्ट वर्जन में 3 होगा। 2016 से पहले वाले जो वर्जन्स हैं उनके केस में आंसर क्या बनेगा, 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट। लेकिन लेटेस्ट वाले वर्जन 16, 19, 21 या 365 के केस में आंसर बनेगा 1 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, वेरी गुड, एंड द आंसर इज वर्कबुक। वर्कशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। या वर्कबुक किससे मिलके बनी होती है? तो आंसर है वर्कशीट से मिलके बनी होती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 5670? ऑक्टल संख्या 5670 का 8th कॉम्प्लीमेंट यानी 8वां पूरक क्या होगा? बताइए। हियर आर दी ऑप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th कॉम्प्लीमेंट काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या है ट्रिक? पहले आंसर देख लीजिए, अगर आपको पता है तो आंसर आ गया होगा, दैट इज 2110। अगर नहीं पता कैसे होगा तो आइए करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5670। सबसे पहले हम शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड में हमें 0 मिलता है तो 0 उतार लेंगे। फिर 0 के पड़ोसी देखेंगे कौन है, जो भी 0 का पड़ोसी होगा उसको माइनस कर देंगे किससे? 8 से। जो भी नंबर होगा 0 के पास में उसको 8 से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 8th कॉम्प्लीमेंट की, ऑक्टल नंबर में। तो 8 में से माइनस करने पर क्या मिलेगा? 8 - 7 1। अब जितने भी नंबर बचे होंगे उनको 7 से माइनस कर देंगे। तो यानी कितने नंबर बचे हैं? 5 और 6, यानी 77 - 56 दैट इज इक्वल्स टू 21। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे 2110 दैट इज द करेक्ट वन। एक बार फिर से सीखिए, मैंने क्या बताया कि अगर राइट हैंड साइड में 0 होगा तो सबसे पहले 0 उतार लेंगे, नहीं होगा तो वही अप्लाई करेंगे जो अभी मैंने कहा कि पहले आपको 8 से माइनस करना होगा, फिर 7 से माइनस करना होगा, है ना, फिर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
तो अगर 0 है तो 0 को एज इट इज उतारेंगे, फिर देखेंगे 0 के पास वाला नंबर क्या है, जो भी नंबर होगा उसको 8 में से माइनस कर देंगे पहले नंबर को। तो 0 के पास वाला जो पहला नंबर था वो था 7, 8 माइनस 7 क्या बना 1। रिमेनिंग कितने नंबर बचे, 2 नंबर 5 और 6। तो 7 से इसको माइनस कर देंगे। हम ये कह सकते हैं कि 7 माइनस 6 और 7 माइनस 5 या 77 माइनस 56, है ना, बात तो एक ही है। तो आंसर आ गया 21, मिल गया हमें 2110, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज, ट्रांसपोर्ट परत का मेन कार्य क्या होता है। हम जानते हैं ओएसआई मॉडल में सबसे पहले फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, है ना, ये 7 लेयर्स होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। और ऐसी कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, अगेन आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर कितनी प्रोटोकॉल काम करती हैं, 2 प्रोटोकॉल्स। कौन कौन सी प्रोटोकॉल है, एक टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरी यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी कैसी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कैसी है, कनेक्शन लेस है। क्लियर है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा किस तरीके से ट्रैवल करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा सेगमेंट लेयर या सेगमेंट के थ्रू ट्रांसफर करता है। तो इन ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा इज कॉल्ड सेगमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय क्रोम वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा रेंडरिंग इंजन क्रोम वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे ब्राउजर्स होते हैं उन सब में रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेकर जाते हैं और जो सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट को क्लाइंट तक लेकर आते हैं। तो ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेंडरिंग इंजन। तो गूगल क्रोम जो कि बहुत फेमस वेब ब्राउजर है, ये यूज करता है ब्लिंक रेंडरिंग इंजन का। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्लिंक। ऐसे भी याद रखिएगा कि ब्लिंक रेंडरिंग इंजन का इस्तेमाल किस में किया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज वन एंड ओनली वन, गूगल क्रोम, है ना, इन क्रोम वेब ब्राउजर इन गूगल क्रोम। नेक्स्ट, among these which search engine not belongs to US, इनमें से कौन सा सर्च इंजन अमेरिका का नहीं है। यानी इसमें से 4 ऐसे सर्च इंजन है जो अमेरिका के हैं, लेकिन एक ऐसा है जो अमेरिका यानी यूएस का नहीं है। नाम बताइए। गूगल यूएस का है, अमेरिका का है। याहू ये भी अमेरिका का है। बिंग, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका। डक डक गो ये भी अमेरिका का सेफ सिक्योर इंजन। नेवर ये अमेरिका का नहीं है, क्योंकि नेवर हम प्रीवियस सेशन में भी देख चुके हैं, ये साउथ कोरिया का है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा था प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कि साउथ कोरिया के सर्च इंजन का नाम बताइए, और आंसर क्या था, नेवर। यहां पर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा यूएस का नहीं है, तो नेवर है, क्योंकि नेवर कहां का सर्च इंजन है, साउथ कोरिया का। वेरी गुड। डैश इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट एंटरप्राइजेस यूज टू प्रोवाइड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। डैश क्या एक निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग उद्यम विश्वसनीय तृतीय पक्षों का प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसे नेटवर्क का नाम बताइए जो प्राइवेट है प्लस थर्ड पार्टीज उसका यूज करती हैं, एंड दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। का मतलब शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, सप्लायर्स, यानी जो कंपनी का हिस्सा है भी लेकिन नहीं भी है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है थर्ड पार्टीज, है ना। जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, तो ये है तो कंपनी का हिस्सा क्योंकि ये शेयर लगाते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास शेयर्स होते हैं, यानी ये कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा देते हैं कंपनी में। तो जो कंपनी में कैपिटल लगाते हैं उनको कंपनी का हिस्सा माना जाता है,
लेकिन फिर भी कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं होती, तो इनको बोला जाता है थर्ड पार्टीज, और ये हैं हमारे एक्स्ट्रा नेट। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट, यानी थर्ड होगा करेक्ट जवाब। प्राइवेट नेटवर्क के केस में या तो आंसर इंटरनेट होता है या एक्स्ट्रा नेट, क्योंकि इंटरनेट भी प्राइवेट है, एक्स्ट्रा नेट भी प्राइवेट है, और सॉरी इंट्रानेट आपका प्राइवेट है और एक्स्ट्रा नेट आपका प्राइवेट है, जबकि इंटरनेट आपका पब्लिक है ना। समझिएगा इस बात को। इंटरनेट का जब हम इस्तेमाल करते हैं, हम और आप आपस में जुड़े हुए हैं किस नेटवर्क के थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो इसका मतलब ये जो इंटरनेट है ये पब्लिक है, इंट्रानेट का मतलब प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट का मतलब जब आप बैंक में गए, बैंक में सिलेक्ट हो गए, अब आप बैंक के एम्प्लॉय बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैंक के एम्प्लॉय बन गए, यानी अब बैंक के अंदर बैठकर जो नेटवर्क आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट, है ना। अब ये नेटवर्क क्या होगा गाइस? इंट्रानेट होगा। और एक्स्ट्रानेट का मतलब ये भी प्राइवेट है, लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, डिवेंचर होल्डर्स के लिए ये जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। वेरी गुड। तो इंट्रानेट भी प्राइवेट हुआ और एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट हुआ, जबकि इंटरनेट क्या हुआ? पब्लिक नेटवर्क हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट हैज बीन एडवर्टाइज्ड बट इज नॉट येट अवेलेबल टू बाय। क्या कहते हैं इसको? डैश एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जिसका विज्ञापन किया गया है लेकिन अभी तक खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा हार्डवेयर जिसको अनाउंस तो कर दिया गया है, जिसकी घोषणा तो कर दी गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया गया है, लेकिन अभी है ही नहीं, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कि हवाबाजी है। हवाबाजी मतलब वेपरवेयर, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4 वेपरवेयर। स्पाईवेयर हम जानते हैं क्या है? एक तरीके का मेलवेयर है जो मॉनिटर करता है एक्टिविटीज को। एडवेयर क्या है? जो एड के द्वारा, है ना, इनकम जनरेट करता है वेबसाइट्स पर, तो दैट इज कॉल्ड एडवेयर्स। फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है फर्मवेयर, या रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं फर्मवेयर। मैलवेयर तो हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और वेपरवेयर क्या हो गया? जिसको अनाउंस किया गया लेकिन रिलीज नहीं किया गया, जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड वेपरवेयर। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर ट्रोजन हॉर्स? एक मूवी आपने देखी होगी शायद ट्रॉय के नाम से, है ना, जहां पर ट्रोजन हॉर्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है, पूरी मूवी बनाई गई है इस पे, ट्रॉय। तो इनमें से कौन सा ट्रोजन हॉर्स के लिए गलत कथन है? बताइएगा कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत है ट्रोजन हॉर्स के लिए। पहला कह रहा है ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। कह रहा है ट्रोजन हॉर्स जो है वो रेप्लिकेट नहीं करता। बिल्कुल सही, ट्रोजन हॉर्स कभी भी रेप्लिकेट नहीं करता, अपनी कॉपीज नहीं बनाता। स्टील द इंफॉर्मेशन, क्या ट्रोजन हॉर्स इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है? यस, वेरी ट्रू। appears harmless but it is in fact malicious, क्या ट्रोजन हॉर्स अपने आप को बहुत शरीफ दिखाता है लेकिन होता नहीं है? इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। वेरी ट्रू, ये appear होता है हार्मलेस लेकिन होता है मैलिशियस। आई लव यू इज अ ट्रोजन हॉर्स, क्या आई लव यू एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स है? बिल्कुल सही, यानी ऊपर के चारों स्टेटमेंट सही हैं अभी तक। लास्ट वाला देखते हैं, फायरवॉल रिमूव्स अ ट्रोजन हॉर्स, क्या फायरवॉल लगा देने से, क्या फायरवॉल इनेबल कर देने से ट्रोजन हॉर्स रिमूव हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एंटीवायरस कुछ हद तक ट्रोजन हॉर्स को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल है, फायरवॉल नहीं। तो फायरवॉल डज नॉट रिमूव अ ट्रोजन हॉर्स, यानी ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो फॉल्स मिल चुका है हम, यानी ऊपर वाले चारों ट्रू हैं, फिफ्थ वाला हमारा ऑप्शन फॉल्स है। वेरी गुड। डैश पोर्ट्स आर आल्सो नोन एज कॉम पोर्ट, किस पोर्ट को कॉम यानी
कम्युनिकेशन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कम्युनिकेशन पोर्ट किसको बोलते हैं? जिसमें माउस कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं, ऐसे पोर्ट्स को कॉम पोर्ट बोलते हैं, या ऐसे पोर्ट को सीरियल पोर्ट्स भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सीरियल पोर्ट। पहले के समय में जब यूएसबी पोर्ट नहीं था, तब सीरियल पोर्ट या कॉम पोर्ट का यूज करते थे माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, जबकि पैरेलल पोर्ट का यूज करते थे प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए। तो प्रिंटर और स्कैनर के लिए पैरेलल पोर्ट, माउस और कीबोर्ड के लिए सीरियल पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम पोर्ट। वेरी गुड। Which of the following device is used to connect different segment of the different type of different network? निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग विभिन्न प्रकार के डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट यानी विभिन्न सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है? मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंट 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 जैसा देखने को मिल जाए तो आंसर क्या होगा? गेटवे होगा। अलग नेटवर्क, अलग प्रोटोकॉल्स, अलग टोपोलॉजीज डिफरेंट अगर मिल जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा? गेटवे होगा। अगर सिमिलर मिल जाए, एक तरीके के नेटवर्क, सिमिलर टोपोलॉजीज, सिमिलर प्रोटोकॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ब्रिज नहीं है तो सिमिलर के केस में राउटर हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी सिमिलर के केस में ब्रिज को देंगे, दूसरी प्रायोरिटी राउटर को देंगे, और डिफरेंट के केस में तो बहुत आसानी से क्या लगा देंगे? गेटवे लगा देंगे। क्लियर है? वेरी गुड। व्हाट इज द नेम एंड्रॉइड 13 डेवलप्ड बाय गूगल, रिलीज्ड फॉर द पब्लिक ऑन 15 अगस्त 2022? 2022 में एंड्रॉइड 13 डेवलप किया गया गूगल के द्वारा। बिल्कुल सही। कह रहा है इसका नाम क्या है? 15 अगस्त 2022 को जनता के लिए जारी गूगल द्वारा विकसित एंड्रॉइड 13 का नाम क्या है? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज टेरामिसु। सही जवाब क्या होगा गाइस? टेरामिसु, जिसे एंड्रॉइड 13 के नाम से जाना गया। हम जानते हैं लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, एंड्रॉइड 14 भी आ चुका है इस समय, एंड दैट इज कॉल्ड अपसाइड डाउन केक। तो अगर एग्जाम में पूछें कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है तो आंसर होगा एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक। लेकिन अगर अपसाइड डाउन केक दिया ही नहीं है तो लगा दीजिएगा एंड्रॉइड 13 के अकॉर्डिंग टेरामिसु। इज दैट क्लियर? तो याद क्या रखना है? एंड्रॉइड 13 टेरामिसु, एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक। वेरी गुड। In MS Excel 365, which shortcut key is used to open the macro dialog box? जैसे ही देखे मैक्रो का मतलब रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो का यूज किया जाता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, हर जगह पर और हर जगह पर हर एक वर्जन में इसकी शॉर्टकट की सेम है, दैट इज Alt+F8। तो अभी तक तो ये आपको अच्छे से मगअप हो गया होगा कि मैक्रो का मतलब क्या है। Alt+F8 शॉर्टकट की, एंड इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द रेपिटेटिव टास्क। बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले टास्क को रिपीट कर लेते हैं यानी स्टोर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा, मैक्रोस को किस लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया गया है? अगर ये पूछा जाए विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट अ मैक्रोस, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एंड द आंसर इज VB, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used to create macro. Next, Dash is now the fastest supercomputer in the world. ये तो पता होगा, नहीं पता तो पाप पड़ेगा। बताओ जल्दी से, अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बड़े तेज हो रहे हो। फुजाकू, समिट, सीरा, फ्रंटियर या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, आप वाकई में इंटेलिजेंट हो चुके हैं
द करेक्ट आंसर इज फ्यूजित्सु फुजाकू। नाना ये तो पुराना है, अब हो चुका है आपका फ्रंटियर, है ना। दैट इज फ्रंटियर किसका है? अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया। स्पीड कितनी है? 1.102 एक्साफ्लॉप। क्या है गाइस? 1.102 एक्साफ्लॉप फ्रंटियर यूएसए का। यह है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में नापते हैं। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स? वेरी गुड, एंड द आंसर इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इस समय कौन सा है? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का फास्टेस्ट तो फ्रंटियर है, लेकिन इंडिया का फास्टेस्ट कौन सा है ये कमेंट में बताइए। आंसर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर? कौन सी मेमोरी डिवाइस आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है? बताइए। सेमीकंडक्टर, जैसे ही देखे सेमीकंडक्टर मतलब आंसर या तो रैम होगा या रोम होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का मतलब सेमीकंडक्टर चिप, चिप मतलब रैम या फिर रोम। तो क्या रैम दिया है? बिल्कुल दिया है। रोम तो है नहीं, तो आंसर होगा रैम इज दी सेमीकंडक्टर वन। वेरी गुड। टीसीपी एंड यूडीपी ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टीसीपी और यूडीपी किस लेयर पर काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है, जो वन ऑफ दी बेस्ट लेयर मानी जाती है 7 लेयर्स में से ओएसआई मॉडल में। तो ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल गिवन बाय आईएसओ के द्वारा दिया गया। 1983 में इसको मान्यता प्राप्त हुई और 1984 में आगे आपका क्या? वेरी गुड। तो यहां पर 1983 में टीसीपी आईपी मॉडल को मान्यता प्राप्त हुई और 1984 में ओएसआई मॉडल को रिलीज किया गया। यानी कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल से पहले कौन सा मॉडल आया? तो आंसर है टीसीपी आईपी मॉडल आया। फिर से सुनिए, ओएसआई मॉडल से पहले कौन सा मॉडल आया? टीसीपी मॉडल आया। तो टीसीपी आईपी मॉडल को मान्यता कब प्राप्त हुई? 1983 में टीसीपी आईपी मॉडल को एक स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया और 1984 में आ गया तुरंत ओएसआई मॉडल विद 7 लेयर्स। तो मुझे बताइए टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मॉडल? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि पहले जो लेयर्स थी वो 4 थी और अब लेयर्स को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 5 लेयर्स। तो अगर ऑप्शन में 5 लेयर होगा तो आंसर टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होगा गाइस? 5 लेयर्स। लेकिन अगर 5 लेयर ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा 4 लेयर एज पर दी आउटडेटेड थी, है ना। जो पुराना था उसके अकॉर्डिंग 4 लेयर और लेटेस्ट के अकॉर्डिंग देयर इज 5 लेयर इन टीसीपी आईपी मॉडल। एंड ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स? 7 लेयर। एक क्वेश्चन ये भी आता है जो मैंने कई बार आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल में होती है लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में एब्सेंट है? फिर से सुनिए, ऐसी कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल में है लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में एब्सेंट है? तो आप जानते हैं ओएसआई मॉडल में 7 और टीसीपी आईपी मॉडल में 5 दो लेयर ऐसी होंगी जो कि टीसीपी आईपी मॉडल में एब्सेंट होंगी और वो लेयर हैं सेशन और प्रेजेंटेशन। वेरी गुड, द आंसर इज सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर आर नॉट अवेलेबल in TCP IP model whereas it is available in OSI model. Is that clear to everyone? कॉन्फिडेंस कैसा बन रहा है मुझे बताइएगा। क्या जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं उन सभी के आंसर्स आप दे पा रहे हैं? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा अपना फीडबैक। साथ ही साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी ले लीजिए। इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क without having the signal degrade you would use a dash। यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे?
अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क की लेंथ बढ़ जाए विदाउट डिग्रेडिंग द सिग्नल, देन विच डिवाइस यू विल यूज? गेटवे, राउटर, मॉडेम, रिपीटर या फायरवॉल? बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके। कैसा लगा आपको आज का सेशन गाइस? अगर चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो, सब कुछ पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस सेशन को। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कुछ कम है और एक बढ़िया कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि एक दिन में लगातार एक टारगेट बनाए कि 7 दिन हमें कंप्यूटर पढ़ना है, 7 डेज में डेली हमें 6 to 7 आवर्स कंप्यूटर लगातार पढ़ना है। क्योंकि कंप्यूटर में अगर आपने स्कोर कर लिया तो यहां पर जॉब की गारंटी, क्योंकि बाकी में तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि टफ आती है, जीए क्योंकि टफ आती है, तो कंप्यूटर और जीए ही मेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्या करना है, हमें 6 से 7 दिन लगातार एक टारगेट बनाना है और पूरा कंप्यूटर एक साथ करके रख देना है। फिर जो दिन बचे उसमें आप बाकी जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन एक साथ जब तक आप नहीं करेंगे ना तो फिर गड़बड़ रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाएंगे। और एग्जाम में आप जानते हैं कि रीजनिंग कब बेटर कर पाते हैं? जब कॉन्फिडेंस होता है, जब आप घर से सोच के जाते हैं कि इतने क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। मैथ्स में भी आप कॉन्फिडेंस रहते हैं और आप पहले से आप सोच के जाते हैं इतने क्वेश्चन कर लेंगे। जीए में डामाडोल रहता है, वहां पता नहीं कितने कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर क्योंकि आसान है, यहां कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन आपकी भटकने की आदत होती है ना, आप भटक जाते हैं कभी बुक से, कभी पीडीएफ से, कभी वीडियो से। तो बस ये भटकना नहीं है ना, स्पेसिफिक करिए, अच्छी तरीके से करिए, होगा। 35 स्कोर कर सकते हैं, जब मैं कह रहा हूं आप कर सकते हैं तो सचिन सर की बात मानिए, आप कर सकते हैं 35 प्लस क्वेश्चंस को, बिल्कुल सही है ना। बाकी अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लगता है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और हमसे अपनी कंफ्यूजन को आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इस पूरे सेशन में कहीं पर कोई भी डाउट अगर रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।